एक बार देख लेते हैं कि एफआईएसडीआईज का डेटा और उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस का हाल। तो एफआईएसडीआईज के डेटा पे देखिए, एफआईज खरीदारी तो खुले हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और डीआईज ने 611 करोड़ की सेलिंग की परसों के सेशन में, और 94 करोड़ की बाइंग की एफआईज ने छोटे से सेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिसेस पर। ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो जो यूएस मार्केट है वो तो कल थोड़ा गिरकर बंद हुआ। वहां पर कुछ अर्निंग्स वगैरह का इम्पैक्ट था, और उनके अपने भी प्रॉब्लम है। चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है बार बार उनका, क्योंकि उनकी इकोनॉमी चाइना पर काफी बेस्ड है। चाइना के साथ ट्रेड डील में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं। इसी चक्कर में आज शंघाई भी गिरा हुआ है, हैंगसेंग भी गिरा हुआ है, निकाई कोस्पी, वहां सब जगह गिरावट है। एक चीज तो लग रही है कि इंडियन मार्केट थोड़ा इनवर्सली कोरिलेटेड हो गया दुनिया भर के बाजारों से। वो गिरते हैं हम चलते हैं, वो चलते हैं तो हम कम चलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। टॉप गेनर्स में देखें तो वीटीएल गरवारे हाईटेक का 10.5% ऊपर है। गोकुलदास एक्सपोर्ट करीब 8.25%। बिरला सॉफ्ट, वेल्सपन लिविंग, ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनियां हैं, चाहे वो वर्धमान टेक्सटाइल हो, गोकुलदास एक्सपोर्ट हो, बिरला सॉफ्ट हो, और गरवारे हाईटेक हो, सभी वेल्सपन लिविंग, ज्यादातर जो कंपनियां हैं ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और यहाँ पर आज 7 से 10% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कि कौन से काउंटर हैं जो कि आज भी टॉप लूजर हैं। तो टाटा इन्वेस्टमेंट 4.5%, जेएलएचएल करीब 4.5%, पीएनजी गार्डगिल करीब 4%, चेन्नई पेट्रो 3.5%, हिंदुस्तान कॉपर 3.5%। तो ये सारे काउंटर हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दीपावली पर बधाई दी थी, और ट्रंप ने ट्रेड डील पर सकारात्मक बातचीत की जानकारी दी। भारत अमेरिका ट्रेड डील हो सकता है कि जल्द हो जाए। अब माना जा रहा है कि नवंबर तक जो पीयूष गोयल जी टाइम देते आए हैं, टाइमलाइन वो शायद पूरी हो जाएगी। दिसंबर तक एक और डील की बात होगी, दूसरी यूरोप के साथ, उस पर भी बात करेंगे। भारत पर टैरिफ 50% से घटकर 15 से 16% तक आ सकता है। ये काफी कुछ अब बातचीत इस तरह की हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल इंपोर्ट में कटौती करेगा। भारत फिलहाल करीब 16 लाख बैरल पर डे का तेल खरीदता है रशिया से, और 2020 तक केवल भारत 50,000 बैरल ही पर डे खरीदता था। तो 50,000 बैरल से करीब करीब 16 लाख बैरल तक का सफर भारत ने तय किया रशिया यूक्रेन युद्ध के चक्कर में, और जिससे कि अमेरिका थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आप रशिया से क्रूड सप्लाई अपनी बंद करा लो तो हम आपका जो टैरिफ है वो कम कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब देखिए, ये ही आधार भी है इस ट्रेड डील का कि अगर भारत रशिया से अपना कुछ तेल इंपोर्ट कम करता है तो क्या कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन पहले मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पर बात करूंगा। तपन सर, आज देखें तो टेक्सटाइल शेयर्स में अच्छी तेजी है, और वेल्सपन लिविंग, अरविंद लिमिटेड, कभी ज्यादातर शेयर 7 से 10% तक ऊपर है। अभी भी अपॉर्चुनिटी है, या आज मिस हो गई है 7 या 10% चलने के बाद? देखो, मुझे नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी ऐसी बड़ी थी मिस हो गई। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर एक स्टॉक का एक्सपोर्ट हमें देखना पड़ेगा कितना हिट हुआ है। देखिए, दो होता है, सेंटीमेंट की वजह से आज स्टॉक सब बड़े, एग्री कर रहा हूँ, लेकिन क्या फंडामेंटल चेंज हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा, और वो हमें रिजल्ट में और उनकी कॉमेंट्री में पता चलेगा। अगर एक्सपोर्ट, अगर समझ लो आप 40% करते हो और उसमें से सिर्फ अभी 10% कर रहे थे, जो 30% का इम्पैक्ट जो पीएनएल में आएगा वो हमें क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा। और जैसे वो इम्पैक्ट आता है तो फिर ईपीएस अकॉर्डिंगली अलाइन होता है, तो पी रेशियो अलाइन होगा और आपका स्टॉक प्राइस भी अलाइन होगा। सो इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि यहाँ आपको कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए कि भाई डील हो रही है तो चलो उठा लेते हैं, क्योंकि जो हिट हो गया है वो हो गया, वो इरिवर्सिबल। ये ऐसा नहीं है कि ये एंट्री मार दी और रिवर्स हो गया लॉस। करेक्ट। तो वो जो अपॉर्चुनिटी लॉस हुई, वो जो सेल्स रेवेन्यू फॉरगो हो गया है बिकॉज हम लोग उस टाइम पीरियड पे नहीं हुए, तो उसका हिट जो होगा वो हर एक को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ अभी भी यहाँ पे जल्दी नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट देख के अगर, हाँ, अगर इम्पैक्ट नहीं हुआ तो वेल एंड गुड। देखो, 10-20% महंगा लेंगे चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर नीचे बहुत स्टॉक गिर जाए और फिर आपके हाथ में ऐसा जाए और वो स्टॉक 20-30% मिनिमम नीचे गिर जाए। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच रखे तो बेटर है इन सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। हम्म, ठीक है सर। तो
इनमें सर कोई आपकी पसंद नापसंद जो चल गया हो ज्यादा, उसको थोड़ा कॉशियस देख करके चले, और कोई अभी भी नहीं चला हो तो उसमें कहीं पर आपको लग रहा हो, फॉर एग्जांपल वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, मिर्जा इंटरनेशनल, फिलाटेक्स, जीएसए टेक्सटाइल, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, और बहुत सारे हैं सर नाम है, अवंती फीड्स जो कि श्रिम्प से जुड़ी कंपनियां हैं, इन सभी में कोई अपॉर्चुनिटी? नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी काफी ऑटो एंसरी में लग रही है, वहां मुझे टेक्सटाइल से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। खास करके हम्म। मदरसन सुमी ले लो या उनो मिंडा ले लो, या वो सब जो काउंटर है, मुझे वो लगे कि वो जल्दी रिबाउंड होंगे। और समहाउ वहाँ डोमेस्टिक जो, अगर आप देखो तो वहाँ भी रैली चल रही है अपने व्हीकल सेलिंग, तो उनको एक्सपोर्ट में थोड़ा इम्पेक्ट है, तो उसमें भी आई थिंक वहाँ ठीक ठाक हो जाएगा। तो आई थिंक आप ऑटो इंडस्ट्री इज मच मोर फेवरेबल सेक्टर टू लुक एट इट कंपेयर टू टेक्सटाइल। ठीक है सर, आज एक खेमा गिरा हुआ भी है, परेशान भी है, वो है रिफाइनिंग कंपनीज, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा था रशिया से वो नहीं आएगा। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो गिरे हुए हैं अभी। क्या करें इन दोनों शेयरों में? ये देखिए, मुझे ये छोटा रिबाउंड है, आई आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा रिबाउंड हो सकता है। जब तक 70 के नीचे है कोई टेंशन नहीं है, आई थिंक। ये तो छोटा क्या होता है, टेक्निकल अपमूव, सॉरी डाउन साइड आता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आई थिंक एक अच्छा खासे रन में है। अभी भी लग रहा है कि $75 के नीचे ही रहेगा क्रूड ऑयल, और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इन लोगों का रिफाइनरी और काफी हद तक वो फॉरेक्स में हेज करके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये अभी भी काउंटर ऐसा है कि अगर नीचे मिलता है तो आप जा सकते हो 1-2 साल के। इसमें मेरा मेनली बीपीसीएल और एचपीसीएल टॉप पिक रहेंगे, आई थिंक वहां अभी भी मौके हैं। आई थिंक रिफाइनरी के मार्जिन्स और इम्प्रूव हो सकते हैं। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि आई थिंक यहाँ कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं, अनलेस अनलेस हाँ $75 के ऊपर ऑयल चला गया तो एक दिक्कत की बात है। ठीक है। तो सर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जैसा हमने देखा कि क्रूड ऑयल ठीक है, क्रूड ऑयल अभी तो रेंज में है, कमांड में है। एक तरफ भारत की डील होने की बात है, दूसरी तरफ चाइना से डील खट्टी होने की भी बात है। डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली थी शी जिनपिंग के साथ, और उस मीटिंग को लेकर उन्होंने कह दिया कि इट मे बी कॉल्ड ऑफ, जो नेक्स्ट वीक होने वाली थी। तो अगर अमेरिका चाइना की डील नहीं होती है तो क्रूड ऑयल तो एक रेंज में ही रहेगा। अब ये तो काफी कुछ हद तक जाहिर है, क्योंकि वो नंबर वन कंज्यूमर है क्रूड के, और अगर वहां पर मंदी रहेगी, और अमेरिका भी बड़ा प्रोड्यूसर है, तो अमेरिका के लिए एक अपने आप में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में सर एक्सप्लोरेशन कंपनी पर दाव लगाएं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर ही रहें? नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी इज द बेस्ट बेट, क्योंकि अभी का तो सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि नहीं बढ़ेगा। एक्सप्लोरेशन कंपनीज में नो डाउट उनके भी मार्जिन स्टेबल हो गए, ओएनजीसी ले लो, ऑयल इंडिया ले लो, इन सब के। स्टिल अगर आप फेवरेबल बोलो तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग ज्यादा अच्छे होंगे और वहां और इम्प्रूवमेंट हो सकते, तो मैं मेरा दाव ऑयल मार्केटिंग होगा रेदर देन एक्सप्लोरेशन कंपनीज। ठीक है, तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये कंपनियां फेवर में रहेंगी। या और ये जो कुछ कंपनियां हैं एक्सप्लोरेशन वाली, उनको थोड़ा सा देखकर चलें। आगे बढ़ते हैं सर अगली खबर पर, भारत यूरोप डील, ये भी होने की बात है दिसंबर तक। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इनकी कल इन्होंने कल अपडेट दिया है कि यूरोप के ट्रेड कमिश्नर से इनकी बातचीत हुई है। और पीयूष गोयल अगले हफ्ते ब्रसल्स भी जाएंगे, यानी कि बेल्जियम जाएंगे। तो वहां पर जो पूरे यूरोपियन यूनियन का एक हेड ऑफिस टाइप हम कह सकते हैं, और वहां पर बातचीत होगी। और यूरोपियन यूनियन के जो टॉप के जो भी ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, 6 से 10 अक्टूबर के बीच में दोनों ही रीजन के बीच में, भारत और यूरोप के बीच में 14वें राउंड की बातचीत भी हुई थी, जिसमें सकारात्मक बातें निकली थी। जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए करने की योजना है। भारत के कुल एक्सपोर्ट में यूरोप का करीब 17% हिस्सा, अमेरिका का करीब 18% है, तो यूरोप का 17% है। तो ये डील भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है। सर हम अपने एक्सपोर्ट फ्रंट पर 35% एक्सपोर्ट पर डील करने जा रहे हैं, 18% अमेरिका के साथ, 17% यूरोप के साथ। आपको क्या लगता है, ये तो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां जो कि एक अनसर्टेनिटी में जी रही थी, अगले शायद 2 महीने में उनसे ज्यादा सर्टेन सेक्टर कोई नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो यूरोप बेस्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां वो कौन सी और क्या करें?
देखिए, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के बारे में तो बहुत अच्छी न्यूज़ होगी अगर दिसंबर तक दोनों डील हो जाए तो एक सर्टेनिटी आ जाती है। और ये जो एफटीए एग्रीमेंट होते हैं लंबे समय के लिए होते हैं, फिर इसमें इफ एंड बट्स कम आते हैं और तभी इतना टाइम ले रहे हैं ना, कभी 6-6 महीने लग रहे हैं एक एक रिजोल्यूशन आने में, क्योंकि वो हर एक एंगल से देखते हैं। और एक बार एफटीए हो गया फिर एक कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल मिल जाता है इन सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो एक टेम्पररी शॉक होता है जो अभी चल रहा है, जो अभी यूएस के साथ थ्रू भी आ रहा है आई थिंक। लेकिन दिसंबर के बाद में सर्टेनिटी रहेगी और उसमें भी आपको फिर देखना पड़ेगा किसका कितना नो एक्सपोजर है। लेकिन जैसे मैंने आगे भी बोला था और मैं अभी भी रिपीट करूंगा कि मुझे ऑटो एंसेसरीज काफी यहाँ अच्छे लग रहे कंपैरेटिवली। और जैसे अपने अगर ऑटोमोबाइल में भी तो टाटा मोटर्स को भी काफी फायदा होगा और उस तरह से, तो स्टिल आई बेट ऑन ऑटोमोबाइल्स एंसिलरी कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मेन का जो होते हैं वो टाटा मोटर्स हो या बजाज ऑटो हो या वैसे सब। आई थिंक वहां उनको ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि हमारा वहां पकड़ ज्यादा है। बाकी टेक्सटाइल वो सब है लेकिन उसमें क्या होता है कि कंपटीशन इतनी है और अभी भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो स्टिल आई गो फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज। हम्म। कुछ कंपनियां सर मैं बता देता हूं आपको जो यूरोप में एक्सपोजर है जिनका डायरेक्टली, लाइक अपोलो टायर्स हो गया, आप ऑटो एंसिलरी की बात कर रहे थे, बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गया, मदरसन हो गया, इनके काफी एक्सपोजर है। अगर आईटी में देखें तो मैस्टेक का यूरोप में काफी मैस्टेक और टेक महिंद्रा, वैसे तो सभी आईटी कंपनीज का 25 से 30% रहता है लेकिन इनका थोड़ा ज्यादा रहता है। इनमें कोई आपको बेट समझ आ रही है सर? देखो, मास्टेक हो या बाकी सब आईटी कंपनी, एआई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टर है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखिए इस बार के जो इन्फोसिस टीसीएस के रिजल्ट आए लेकिन ऐसा कुछ हमें स्टॉक प्राइस में मूवमेंट ऐसी खास दिखी नहीं है। और एआई की वजह से इम्पैक्ट बड़ा है। अब नो डाउट हमारे एफटीए हो जाएंगे यूएस और यूरोप से, लेकिन एआई अलग ही बला है, आपको पता है। तो मैं अभी भी नेगेटिव हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मास्टेक हो या कोई भी अदर टेक महिंद्रा ले लो या उन सब में इम्पैक्ट आएगा। अब कौन सी कंपनी एआई को किस तरह से डील करती है, किस तरह के उनके प्रोडक्ट ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आईटी कंपनी हमारे सास रिलेटेड प्रोडक्ट्स है और बैक ऑफिस प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो वहां इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब तक हम लोग आईपी रिलेटेड और कहते हैं ना कि खुद का इनोवेशन नहीं लाएंगे और वैसे प्रोडक्ट्स होंगे तब तक हम लोग इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि सभी, और देखिए क्या होता है कि जब पूरा आईटी सेक्टर वीक होता है तो एक दो स्टॉक्स नहीं भाग सकते, वो कोफो जो परसिस्टेंट हो या मास्टर हो कोई भी हो। तो क्योंकि सेंटिमेंट वीक है तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा बदलाव आएगा। ये आई थिंक 1 साल 2 साल जब तक एआई का एक क्लैरिटी नहीं आएगी किस तरह से लेते, तो मुझे नहीं लगता है आईटी सेक्टर इतना भाग सकता है। हम्म। तो आईटी सेक्टर के भागने के लिए अभी थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए। लेकिन ऑटो एंसिलरी पर सब ने बता दिए नाम और बुलिश कहाँ पर है, वो सारी चीजें बात हुई। लेकिन सर एक चीज और जहां पर कि बड़ा बदलाव हो रहा है वो है आयरन ओर, जहां पर कि बीएचपी बिलिटन जो कि बड़ा नाम है माइनिंग कंपनीज में, ऑस्ट्रेलिया की माइन कंपनी, इसने चीन के साथ बड़ा करार किया है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आयरन ओर का जो चीन खरीदेगा, आयरन ओर जो खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया की बीएचपी बिलिटन से, इसका जो 30% पेमेंट होगा वो करेंसी रहेगी युआन, यानी कि चाइना की करेंसी रहेगी। अब चाइना यानी अपनी करेंसी चलाने में लगा हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अब इसकी करेंसी लेने के लिए तैयार हो गए हैं। 2024 में चीन ने बीएचपी से करीब 295 मिलियन टन आयरन ओर खरीदा था, और करीब उस समय भी 30% पेमेंट इन्होंने अपनी ही करेंसी में किया था। तो अब जब तो अनऑफिशियल था कि भाई ठीक है आप पैसा अपना जो भी दे रहे हो वो अपनी करेंसी में दे रहे हो, लेकिन अब ऑफिशियल ऑन पेपर होगा, उसमें ऑन पेपर हेजिंग होगी, उसमें ऑन पेपर सेटलमेंट होंगे। 30% पेमेंट पिछली बार भी करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का रहा था चाइना की साइड से, बड़ा बायर है। अब आप सोचो कि 30% पेमेंट अगर 8 से 10 बिलियन का है तो 100% पेमेंट कितना हो गया, करीब 35 बिलियन डॉलर के करीब का माल हो गया जो कि बीएचपी बिलिटन से ये खरीद रहा है चाइना। अब सर एक चीज जो कि चाइना का डोमिनेंस अभी तक आयरन ओर मार्केट पर रहा है, मेटल पर रहा है, ऐसे में सर एक्सप्लोरेशन कंपनी पर दाव लगाएं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर ही रहें?
नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इज द बेस्ट बेट, क्योंकि अभी का तो सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि नहीं बढ़ेगा। एक्सप्लोरेशन कंपनीज में नो डाउट उनके भी मार्जिन स्टेबल हो गए, ओएनजीसी ले लो, ऑयल इंडिया ले लो, इन सब के। स्टिल अगर आप फेवरेबल बोलो तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग ज्यादा अच्छे होंगे और वहां और इम्प्रूवमेंट हो सकते, तो मैं मेरा दाव ऑयल मार्केटिंग होगा रेदर देन एक्सप्लोरेशन कंपनीज। ठीक है, तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये कंपनियां फेवर में रहेंगी। या और ये जो कुछ कंपनियां हैं एक्सप्लोरेशन वाली, उनको थोड़ा सा देखकर चलें। आगे बढ़ते हैं सर अगली खबर पर। भारत यूरोप डील, ये भी होने की बात है दिसंबर तक। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इनकी कल इन्होंने कल अपडेट दिया है कि यूरोप के ट्रेड कमिश्नर से इनकी बातचीत हुई है। और पीयूष गोयल अगले हफ्ते ब्रसल्स भी जाएंगे, यानी कि बेल्जियम जाएंगे। तो वहां पर जो पूरे यूरोपियन यूनियन का एक हेड ऑफिस टाइप हम कह सकते हैं, और वहां पर बातचीत होगी। और यूरोपियन यूनियन के जो टॉप के जो भी ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, 6 से 10 अक्टूबर के बीच में दोनों ही रीजन के बीच में, भारत और यूरोप के बीच में 14वें राउंड की बातचीत भी हुई थी, जिसमें सकारात्मक बातें निकली थी। जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए करने की योजना है। भारत के कुल एक्सपोर्ट में यूरोप का करीब 17% हिस्सा, अमेरिका का करीब 18% है। तो यूरोप का 17% है। तो ये डील भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है। सर, हम अपने एक्सपोर्ट फ्रंट पर 35% एक्सपोर्ट पर डील करने जा रहे हैं, 18% अमेरिका के साथ, 17% यूरोप के साथ। आपको क्या लगता है? ये तो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां जो कि एक अनसर्टेनिटी में जी रही थी, अगले शायद 2 महीने में उनसे ज्यादा सर्टेन सेक्टर कोई नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो यूरोप बेस्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां, वो कौन सी और क्या करें? देखिए, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के बारे में तो बहुत अच्छी न्यूज़ होगी अगर दिसंबर तक दोनों डील हो जाए तो एक सर्टेनिटी आ जाती है। और ये जो एफटीए एग्रीमेंट होते हैं लंबे समय के लिए होते हैं, फिर इसमें इफ एंड बट्स कम आते हैं, और तभी इतना टाइम ले रहे हैं ना, कभी 6 6 महीने लग रहे हैं एक एक रिजोल्यूशन आने में, क्योंकि वो हर एक एंगल से देखते हैं। और एक बार एफटीए हो गया फिर एक कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल मिल जाता है इन सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो एक टेम्पररी शॉक होता है जो अभी चल रहा है, जो अभी यूएस के साथ थ्रू भी आ रहा है आई थिंक। लेकिन दिसंबर के बाद में सर्टेनिटी रहेगी, और उसमें भी आपको फिर देखना पड़ेगा किसका कितना नो एक्सपोजर है। लेकिन जैसे मैंने आगे भी बोला था और मैं अभी भी रिपीट करूंगा कि मुझे ऑटो एंसेसरीज काफी यहाँ अच्छे लग रहे कंपैरेटिवली। और जैसे अपने अगर ऑटोमोबाइल में भी तो टाटा मोटर्स को भी काफी फायदा होगा और उस तरह से। तो स्टिल आई बेट ऑन ऑटोमोबाइल्स एंसिलरी कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मेन का जो होते हैं वो टाटा मोटर्स हो या बजाज ऑटो हो या वैसे सब। आई थिंक वहां उनको ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि हमारा वहां पकड़ ज्यादा है। बाकी टेक्सटाइल वो सब है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कंपटीशन इतनी है और अभी भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो स्टिल आई गो फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज। हम्म। कुछ कंपनियां सर मैं बता देता हूं आपको, जो यूरोप में एक्सपोजर है जिनका डायरेक्टली, लाइक अपोलो टायर्स हो गया। आप ऑटो एंसिलरी की बात कर रहे थे, बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गया, मदरसन हो गया, इनके काफी एक्सपोजर है। अगर आईटी में देखें तो मैस्टेक का यूरोप में काफी मैस्टेक और टेक महिंद्रा। वैसे तो सभी आईटी कंपनीज का 25 से 30% रहता है, लेकिन इनका थोड़ा ज्यादा रहता है। अ, इनमें कोई आपको बेट समझ आ रही है सर? देखो, मास्टेक हो या बाकी सब आईटी कंपनी, एआई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टर है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखिए इस बार के जो इन्फोसिस टीसीएस के रिजल्ट आए, लेकिन ऐसा कुछ हमें स्टॉक प्राइस में मूवमेंट ऐसी खास दिखी नहीं है, और एआई की वजह से इम्पैक्ट बड़ा है। अब नो डाउट हमारे एफटीए हो जाएंगे यूएस और यूरोप से, लेकिन एआई अलग ही बला है, आपको पता है। तो मैं अभी भी नेगेटिव हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मास्टेक हो या कोई भी अदर टेक महिंद्रा ले लो या उन सब में इम्पैक्ट आएगा। अब कौन सी कंपनी एआई को किस तरह से डील करती है, किस तरह के उनके प्रोडक्ट ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आईटी कंपनी हमारे सास रिलेटेड प्रोडक्ट्स है और बैक ऑफिस प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो वहाँ इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब तक हम लोग आईपी रिलेटेड और कहते हैं ना कि खुद का इनोवेशन नहीं लाएंगे और वैसे प्रोडक्ट्स होंगे, तब तक हम लोग इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि सभी, और देखिए क्या होता है कि जब पूरा आईटी सेक्टर वीक होता है तो एक दो स्टॉक्स नहीं भाग सकते, वो कोफोर जो परसिस्टेंट हो या मास्टर को कोई भी हो। तो क्योंकि सेंटिमेंट वीक है तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा बदलाव आएगा। ये आई थिंक 1 साल 2 साल जब तक एआई का एक क्लैरिटी नहीं आएगी किस तरह से लेते, तो मुझे नहीं लगता है आईटी सेक्टर इतना भाग सकता है।
हम्म, तो आईटी सेक्टर के भागने के लिए अभी थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए। लेकिन ऑटो एंसिलरी पर सर ने बता दिए नाम और बुलिश कहाँ पर है, वो सारी चीजें बात हुई। लेकिन सर एक चीज और जहां पर कि बड़ा बदलाव हो रहा है वो है आयरन ओर, जहां पर कि बीएचपी बिलिटन जो कि बड़ा नाम है माइनिंग कंपनीज में, ऑस्ट्रेलिया की माइन कंपनी, इसने चीन के साथ बड़ा करार किया है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आयरन ओर का जो चीन खरीदेगा, आयरन ओर जो खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया की बीएचपी बिलिटन से, इसका जो 30% पेमेंट होगा वो करेंसी रहेगी युआन, यानी कि चाइना की करेंसी रहेगी। अब चाइना यानी अपनी करेंसी चलाने में लगा हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अब इसकी करेंसी लेने के लिए तैयार हो गए हैं। 2024 में चीन ने बीएचपी से करीब 295 मिलियन टन आयरन ओर खरीदा था, और करीब उस समय भी 30% पेमेंट इन्होंने अपनी ही करेंसी में किया था। तो अब जब तो अनऑफिशियल था कि भाई ठीक है आप पैसा अपना जो भी दे रहे हो वो अपनी करेंसी में दे रहे हो, लेकिन अब ऑफिशियल ऑन पेपर होगा, उसमें ऑन पेपर हेजिंग होगी, उसमें ऑन पेपर सेटलमेंट होंगे। 30% पेमेंट पिछली बार भी करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का रहा था चाइना की साइड से, बड़ा बायर है। अब आप सोचो कि 30% पेमेंट अगर 8 से 10 बिलियन का है तो 100% पेमेंट कितना हो गया, करीब 35 बिलियन डॉलर के करीब का माल हो गया जो कि बीएचपी बिलिटन से ये खरीद रहा है चाइना। अब सर एक चीज जो कि चाइना का डोमिनेंस अभी तक आयरन ओर मार्केट पर रहा है, मेटल पर रहा है, कि वो खरीदते हैं तो तेजी आ जाती है, वो बेचते हैं तो या नहीं खरीदते हैं तो मंदी आ जाती है। आयरन ओर की इस खबर के बाद हमने देखा कि अब ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि एनएमडीसी ने अपने प्राइस घटा दिए आयरन ओर के। आपको क्या लगता है ये डिसरप्ट कर रहा है मार्केट को आयरन ओर के? एनएमडीसी में क्या करें, वेदांता में क्या करें सर? नहीं सी एनएफडीसी प्राइस का, लेकिन ये उनका रूटीन होता है। लेकिन मुझे अभी भी, मैं तो थोड़ा बुलिश हूँ मेटल इंडस्ट्री में, खास करके आयरन एंड उन सब में, स्टील में एंड ऑल दैट। द रीजन इज सिंपल कि नो आप देखो तो हम लोग जो वहां से चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं वहां बैन आ गया एक तरह से, नो सेफ गार्ड ड्यूटी लग रही है, और हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पाए। इससे डोमेस्टिक जो डिमांड है वो पूरी अभी के डोमेस्टिक कंपनीज को मिल रही है। ऑलमोस्ट 10-11% से आई थिंक स्टील का आउटपुट ग्रोथ होगा इस बार, आउटपुट एंड डिमांड भी बढ़ेगी। और अभी अक्रॉस द मेटल्स में भी अभी भी तेजी है। जब तक ये देखो ये टैरिफ वॉर चलेगा तब तक मेटल में तेजी रहेगी। ठीक है, तो मुझे अभी भी आई एम पॉजिटिव, और मुझे यहाँ से भी लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील हो या टाटा स्टील हो, उनके मार्जिन इंप्रूवमेंट के चांसेस है। ऑफकोर्स मेरा टॉपिक जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगा इसमें, क्योंकि आप देखिए कि स्ट्रक्चरली एक मेटल एक बुल रन में है। आई थिंक ये थोड़ा टाइम रहेगा जब तक ये जो भी टैरिफ और वो सब सेटल नहीं होता। अब रही बात चाइना और वहां की, तो ऑफ कोर्स जियोन को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, और वो करेंगे क्योंकि जिस तरह से यूएस ही खुद चाहता है कि डॉलर को ज्यादा लोग यूज ना करें, तो इन वे वो अपना डोमिनेंस दिख रहा है चाइना। लेकिन इन सब से आई थिंक डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंपोर्ट सेफगार्ड ड्यूटी होती है, तो इसे मुझे नहीं लगता डोमेस्टिक सेक्टर को इतना डायरेक्टली इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो सर इसमें मेटल कंपनियों का क्या होगा कि जो आयरन ओर यूज कर रही हैं? फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, आपने जेएसडब्ल्यू का नाम लिया। मैं आज एक खबर पढ़ रहा था कि टाटा स्टील को लेकर आई थिंक एक रिपोर्ट आई थी, मॉर्निंग में ही मैं पढ़ रहा था कि टाटा स्टील का डोमेस्टिक एज वेल एज यूरोप दोनों ही रीजन बहुत बढ़िया है, और जहां पर की रिबाउंड हो रहा है यूरोप अपनी, क्योंकि यूरोप की अचानक से डिमांड बढ़ गई है। रिलायबल बायर के तौर पे अभी अभी तक अमेरिका और यूरोप थे। अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बाद अमेरिका रिलायबल बायर नहीं बना, रह गया है, क्योंकि कोई भी कंट्री रिलायबल बायर चाहता है, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, इंडिया हो, कोई भी हो, क्योंकि महंगे में माल खरीदने का हुनर जो है वो केवल दो ही रीजन में, एक अमेरिका एक यूरोप। अमेरिका थोड़ा सा अनसर्टेन हो गया ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप, तो यूरोप ही बचा, यूरोप पर ही सब, यूरोप के साथ सब डील करना चाह रहे हैं। ऐसे में यूरोप की इकोनॉमी पर एक बार्गेन पावर आ गई, और बायर बहुत सारे सेलर आ गए उनके पास अचानक से, जो कि फायदा पहुंचाने की स्थिति में है। तो यूरोप का मार्केट भी बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमी में भी उम्मीद है कि बढ़िया बन जाएगी। ऐसे में टाटा स्टील पर क्या करें सर? टाटा स्टील काफी, आप देखिए टाटा स्टील ने रिकवरी भी अच्छी की, और उनका आई थिंक
जो कोरस उनका ऑफ कोर्स जो कंपनी एक्वायर की थी, वहां भी पोजीशन ठीक ठाक हो रही है, पहले जितनी खराब नहीं है। सो पॉजिटिव में टाटा स्टील में भी, क्योंकि देखिए टाटा स्टील का डोमेस्टिक तो अच्छा चल ही रहा है। प्लस जैसे आपने बोला कि यूरोप में क्या हुआ है कि ये जो जिस तरह से यूएस ने डील किया है ना, उस तरह से यूएस पे वो लोग रिलाई नहीं करना चाहिए, तो वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम धीरे धीरे वो ला रहे, खुद अपनी इकोनॉमी में पैसा खर्चा कर रहे, इवन डिफेंस में भी। आप देखें तो यूरोप आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है यूएस में। अब कोई चाहता नहीं कि अभी डिपेंडेंट कोई दूसरी कंट्री पे है, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहे हैं। तो आई थिंक वहां कहीं ना कहीं वो पॉलिसी, यानी वो जो लिबरल पॉलिसी रहेगी उनकी मॉनिटरी पॉलिसी, और वो ट्राई करेंगे कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वहां स्टील की डिमांड बढ़ेगी। तो वहां कोरस जो अपनी टाटा स्टील है, बट ऑब्वियसली उनको एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है। देखो बहुत खराब फेज गया है 10-15 साल कोरस का भी, आई थिंक वो स्टेबल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो टाटा से, जैसे आपने सही बोला है कि डोमेस्टिक और यूरोप दोनों सिचुएशन अच्छी है, तो टाटा से इसलिए आप देखें तो प्राइस मूवमेंट में भी ठीक ठाक रहा है, और आई थिंक अभी भी तेजी में है। हम्म। और सर टाटा मोटर्स में क्या करें? देखो टाटा मोटर्स की अलग ही कहानी है। टाटा मोटर्स का वो जो साइबर अटैक हुआ था, और उसके वजह से जो लॉस है वो अभी भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। हम मैं खास करके क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहूंगा कि भाई क्या क्या बोल रहे हैं, वो कितना बड़ा लॉस है। बातें चल रही है कि पूरे साल का जेएलआर का पूरा प्रॉफिट खा जाए, इतना बड़ा लॉस है। उन्होंने हेज भी नहीं किया था, इंश्योरेंस भी नहीं था। तो बहुत रिस्की सिचुएशन है। हाँ सस्ता बहुत है। अगर आप देखो तो कंपेयर टू अदर ऑटोमोबाइल्स कंपनी ना होते, ये तो काफी सस्ता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमें जब तक लॉस पता नहीं चलेगा तब तक क्या बोले, इसलिए मैं यहाँ अभी भी, इवन दो वैल्यूएशन इज चीप, मैं थोड़ा वेट एंड वॉच रखूंगा। मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये बड़ा लॉस है तो क्या हो सकता है, शायद स्टॉक प्राइस गिरे नहीं, लेकिन एक ही लेवल पे लंबे समय तक रहेगा। तो वो भी एक चांसेस है। तो मैं रिजल्ट के बाद ही डिसीजन ले तो बेटर रहेगा इसमें। हम्म, ठीक है सर। सर टाटा समूह में भी एक समस्या चल रही है। वो समस्या ये है कि उनके जो जब से रतन टाटा जी गए हैं, टाटा सन्स का इशू गवर्नमेंट तक भी पहुंच गया। अब बहुत सारे लोग हैं जो टाटा के शेयरों में हाथ लगाने से डर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं ये इशू बड़ा ना हो जाए। ये सही में डरना चाहिए? हमें फंडामेंटल सोचना है या प्रमोटर वाली एंगल ज्यादा सोचना है? क्योंकि एंगल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रमोटर वाला एंगल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्या सोचना चाहिए सर टाटा शेयरों पर? ठीक है, टाटा शेयर में ऑफ कोर्स जो मिस्त्री ग्रुप है, ऑफ कोर्स वो शरबल जी पोलन जी जो ग्रुप है मिस्त्री ग्रुप, वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। 17% आई थिंक टाटा सन में है उनका, बड़ा स्टेक है। अब उनके सामने उतना बायर भी मिलना चाहिए, बहुत बड़ा स्टेक है। और ये जो बोर्ड रूम का वो चल रहा है, वो जेन्युइन लग रहा है कि भाई सही में बड़ी चीज है, जिसलिए उसकी वजह से गवर्नमेंट को स्टेप इन होना पड़ा। तो हैंगओवर रहता है, लेकिन वो हैंगओवर क्या होता है, 2-5% का होता है, ज्यादा फंडामेंटली इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि एन चंद्रशेखर अभी भी चेयरमैन है, सीईओ है, तो वो सब हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। तो आई थिंक यहाँ आपको एज ए इंडिविजुअली स्टॉक टू स्टॉक देखना पड़ेगा, ना कि एज ए ग्रुप। स्टॉक टू स्टॉक देखो तो जैसे हमने टाटा स्टील देखे, तो वो सही सिचुएशन में अभी इतना खराब नहीं। टाटा सन वेट एंड वॉच है। टीसीएस की हालत इतनी अच्छी नहीं है अभी। टाटा केमिकल्स का भी क्या हुआ है कि टाटा इन्वेस्टमेंट भाग रहा था, इसलिए वो भाग रहा था क्योंकि उसका स्टेक है उसमें, अदरवाइज इतना कुछ खास नहीं। तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक वाइज देखना पड़ेगा, रेटल देन ओल्ड ग्रुप। ये बड़ी चीज है, ये सॉल्व हो जाएगी। गवर्नमेंट ये कुछ भी ऊपर नीचे होने नहीं देगी, अगर कुछ होने वाला भी है तो मुझे उस लेवल पे तो प्रॉब्लम नहीं है। बेटर है इंडिविजुअल स्टॉक वाइज फंडामेंटल देख के बाय करे तो बेटर रहेगा। हम्म। सर एक और चीज जो कि भारत अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है, वो है अगर हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, गैस का इंपोर्ट करते हैं, तो कुछ कंपनीज पर अगर हम मान लीजिए गैस का भी इंपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि पीछे जब बात हो रही थी, पिछली बार जब ट्रेड डील शुरू हुई थी, अगर आप याद करेंगे, तो उस समय पर यह बात हो रही थी कि हम बड़ी मात्रा में गैस का इंपोर्ट करेंगे। अभी तक हम कतर से करते आ रहे हैं बड़ा एक इंपोर्ट। गैस के इंपोर्ट से कुछ प्रभाव पड़ेगा हमारी कंपनियों पर, जो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं? ये देखिए बहुत बड़ा पड़ता है गैस का इंपोर्ट जो हम करते हैं, कौन से प्राइस से करते हैं, क्योंकि एलएनजी डायरेक्टली कोरिलेटेड हो जाता है वर्ल्ड मार्केट प्राइस से।
और जो हम्म। प्राइस चल रहा है। तो अगर आपको याद हो कि जब वो कतर का भी इशू हुआ था, इवन जब हम्म। रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था, तब एलएनजी का प्राइस बहुत बढ़ गया था। और सडनली सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कंपनी भी क्या करेंगे, अगर उनको रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है तो उनको भी बढ़ाना पड़ता है, या बढ़ा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी, तो उनको हिट लेना पड़ता है। और वही प्रॉब्लम आते हम्म। हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, कि वो प्राइस टेकर है, ओके, गिवर नहीं है। अब टेकर होता है ना, उसको हमेशा अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी पे के साथ जूझना पड़ता है। जब गवर्नमेंट वापिस नो पैसे दे दे तब ठीक ठाक होता है। इसलिए यहाँ जैसे एलएनजी का प्राइस मूवमेंट है तो इन पे इम्पैक्ट है। इसलिए मैं नॉर्मली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन अवॉइड ही बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ अनसर्टेनिटी बहुत है और बहुत कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी प्लस ग्लोबल प्राइसेस पे डिपेंडेंट है। इसलिए मैं काफी बुलिश नहीं हूँ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आईजीएल, एमजीएल, जो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, गुजरात गैस, अदानी समूह की कंपनी एटीजीएल, इन सभी पर मतलब इनमें अभी आपको मतलब सर वैसे तो यार डे हाइस पर चल रही है। एक गेल जो कि गैस खरीदता भी है बेचता भी है, सर इसका क्या करें? देखिए, इन सब में अगर आप बोलो तो मुझे गेल ठीक ठाक लग रहा है कंपैरेटिवली। अगर आप मुझे बोलो एमजीएल या आईजीएल की बात करो, अदानी टोटल गैस, क्योंकि ये आपको भी पता है ये सारे कोर्ट केसेस एंड ऑल दैट, पर फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर इन सब में बोलो तो गेल थोड़ा आपको एक स्टेबल रिटर्न दे सकता है, शायद ये एक दे सके। अदरवाइज बेटर है ऑयल ओएमसी, मैंने बोल दिया, अगर वहीं जाना है तो ओएमसी इज अ बेटर ऑप्शन। तो अगर इन सब में देखें तो गेल आप तो भी सोच सकते हो, बाकी सब में इतना मैं आई एम नॉट टू मच कॉन्फिडेंट। ठीक है सर। अगर हम देखें तो अदानी समूह की बात हुई तो अदानी समूह पर भी बात करते हैं, क्योंकि इनकी जो रिजल्ट्स हैं कंपनियों के, वो 28 से 30 तारीख के बीच में काफी सारी कंपनी 27-28 के आसपास से अब इनके रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। और हम एक्सपायरी के समय पर भी होंगे उस समय पर, बिल्कुल 27-28 तारीख में सभी 28 की एक्सपायरी है इस मंथ में। क्या करें सर? अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एंटरप्राइजेस पोर्ट्स, इन सभी में क्या करना है? नहीं, अभी उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है पहले से। तो बैलेंस शीट हेल्दी हो गई है, डेट काफी कम हो चुका है। मोस्ट ऑफ द केसेस अभी बंद हो गए। एक केस चल रहा है जो यूएस का अदानी ग्रीन पे, वो एक चल रहा है, वो ब्राइबेरी का केस। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस तो सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने भी निकाल दिए हैं। तो अभी पोजीशन बहुत ही अच्छी हो गई अदानी स्टॉक्स के। तो किसी को भी सोचना, लेने के लिए सोचना है तो सोच सकते हैं। और फंडामेंटली भी आप देखिए कि वीकर, सॉरी, डेट रिडक्शन के बाद बैलेंस शीट बहुत हेल्दी, वो एक सबसे बड़ी बात। तो क्या होता है कि उनको और जो फंड रेज करना है वो आगे जाके कर पाए। ऐसे तो उनके प्रॉब्लम नहीं आया था, पिछले एक साल से वो काफी हद तक फंड रेज कर ही रहे, लेकिन अभी ये क्लीन चिट हुआ है तो क्लीन चिट की वजह से और रेज करेंगे। और उनके कैपेक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्लान है। अब रही बात वैल्यूएशन की, तो अदानी ग्रीन ऑफ कोर्स वैल्यूएशन अभी भी हाई है, लेकिन अगर यहाँ से भी 15-20% अगर थोड़ा नीचे आता है तो बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है किसी को सोचने के लिए। अदानी पावर, आप कह सकते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे सस्ता स्टॉक होगा तो वो अदानी पावर होगा। अदानी पोर्ट तो अच्छा ही है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, क्योंकि पोर्ट बिजनेस अच्छा चल रहा है। रही बात अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व है, तो मैं उसको प्रीफर नहीं करता, क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन विच कंपनी इज परफॉर्मिंग। तो अदानी एंटरप्राइज क्योंकि वो एक तरह की होल्डिंग कंपनी, तो वो अवॉइड कर सके बाकी। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन वो भी एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि ट्रांसमिशन बिजनेस काफी अच्छा चलेगा आगे जाके। बेसिकली ग्रीन एनर्जी हो या थर्मल एनर्जी, डिमांड बढ़ने वाली है पावर की, क्योंकि ये कहते हैं ना कि एआई आ रहा है, आपको डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, प्लस बहुत सारा अपना जीडीपी भी अगर ग्रोथ होता है, तो आई थिंक ट्रांसमिशन बिजनेस भी अच्छा है। तो मैं आई एम ओवरऑल पॉजिटिव ऑन अदानी स्टॉक कंपेरेटिवली। हम्म। ठीक है सर। सर इस समय एक बहस ये भी चल रही है कि जिस तरह से पीएसयू बैंक्स का परफॉर्मेंस था पिछले 3-4 महीने में, वो बड़ा जबरदस्त था। भले ही वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो। प्राइवेट बैंक थोड़े सुस्त थे, लेकिन नतीजों के बाद चल रहे हैं प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छा। एक्सिस बैंक का नतीजा आया, शेयर भाग गया। एयू बैंक का नतीजा आया, वो भाग गया। डीसीबी बैंक मैंने देखा कि परसों के सेशन में करीब 10% ऊपर था। प्राइवेट वर्सेस पीएसयू, आपको क्या पसंद है इस समय?
नहीं देखिए सही, क्योंकि प्राइवेट बैंक चले ही नहीं थे ऑनेस्टली। पिछले क्वार्टर तो कह सकते हैं प्राइवेट बैंक का बहुत खराब रिजल्ट है और पीएसयू बैंक के बहुत अच्छे आए थे इस क्वार्टर में। अभी आप देखो तो ठीक ठाक आ रहे रिजल्ट और थोड़े चल भी रहे, तो थोड़ा कैचअप कर रहे हैं। लेकिन स्टिल इफ यू आस्क मी, आई थिंक पीएसयू मे डू वेल फॉर 1 or 2 क्वार्टर मोर। बट एज ए इन्वेस्टर अगर आपको करना है प्राइवेट बैंक भी, जैसे ये एक्सिस बैंक हो या फेडरल बैंक हो, करोड़ वैश्य, कितने सारे बैंक अगर आपको नीचे मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। ओवरऑल 3-4 साल में तो दोनों चलेंगे। लेकिन अभी भी मुझे पीएसयू का पल्ला भारी लग रहा है। अगर रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखें वहां मुझे और लग रहा है कि वहां ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल सर भी जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। मानस सर को लग रहा है आवाज नहीं आ रही मेरी। मानस सर, गुड मॉर्निंग। नहीं आ रही आवाज। पीसीआर टीम जरा उनसे कनेक्ट कर दीजिए। मानस सर को आवाज नहीं आ रही है मेरी। लेकिन तपन सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं और मानस सर से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको सर मेरी? मानस जी, कौन सी माया चल रही है भाई पीसीआर वालों? आज आप थोड़ा सा स्वीकर। चलिए ठीक है। मानस जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मानस जायसवाल सर लखनऊ से हैं और जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बीच मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट तो आज बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स में अच्छी बढ़त है, निफ्टी में अच्छी बढ़त है। सेंसेक्स देखिए इस समय करीब 700 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी आईटी करीब 1100 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी में करीब 500 पॉइंट की बढ़त है, 480 पॉइंट की। तो कहीं ना कहीं मार्केट तो ठीक चल रहा है। लेकिन हमारा ऑडियो सिस्टम आज मानस सर के साथ ठीक नहीं चल पा रहा है अभी। वही ठीक हुआ हो तो आप जरा मानस सर से संपर्क कराएं कृपया। मानस सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मानस सर रिजॉइन हो रहे हैं, तब तक शेयरों पर नजर डाले थे। देखिए आज इन्फोसिस ने बहुत अच्छा मूव दिखाया, बहुत जबरदस्त मूव। आईटी काउंटर्स में वन ऑफ द बेस्ट मूव आज इन्फोसिस की साइड से है, जिसने वेटेज था, वेटेज वाला काउंटर है और इन्फोसिस खिंचा बहुत तेज है। एक बार इन्फोसिस का चार्ट दिखा दीजिए, देखिए 1542, 5% का मूव इन्फोसिस में। इतना आजकल मूव इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद नहीं मिलता एक दिन में, जितना कि आज मिला है। आप इसके कंपैरिजन में टीसीएस को देखो, तो टीसीएस उतना तेजी से नहीं चला जितना कि इन्फोसिस चला है। आप विप्रो को देख लो, विप्रो भी उतना तेज अभी नहीं चला है। विप्रो चला है, मतलब टीसीएस भी चला है 2.7, करीब 2.5%, लेकिन इन्फोसिस करीब करीब 4.5%। तो इन्फोसिस लेड आज आईटी इंडेक्स है। आप विप्रो को देख लो, विप्रो में भी उतना तेज मूव नहीं है अभी भी। विप्रो अभी करीब 2.5% के करीब ऊपर है। तो आप समझ सकते हो कि आज इन्फोसिस ने क्या कमाल किया। यही चीज होती है, जिस कंपनी के रिजल्ट्स ठीक होते हैं, जब भी मूव आता है तो सबसे पहले उसको मार्केट चुनता है, उसके बाद फिर सेकंड लीग की शुरुआत होती है। लेकिन आउटलुक विप्रो का भी ठीक है, क्योंकि विप्रो ने कहा था अपनी कॉन कॉल वगैरह में, तो पॉजिटिव थी। लेकिन अब हमारे साथ मानस सर जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, मानस सर को मेरी आवाज मिल गई, लेकिन अभी भी मुझे मानस सर की नहीं मिली। पीसीआर टीम, आपने अभी भी हाफ काम डन किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा मेरे तक भी आवाज पहुंचा दें इनकी। चलिए ठीक है मानस सर, चलिए आपको तो मेरी आवाज आ ही रही है। पहले तो जी दीपावली जी। की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर, बिलेटेड ही सही। और ये बताएं सर, इंडेक्स पर आपको क्या लगता है? बिल्कुल, दीपावली की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, इंडेक्स की जहां तक बात है, बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। पिछले हाईस के आसपास निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मेरा समझना है कि अभी भी ये मार्केट ऐसा है कि कभी भी कोई डिप मिले तो खरीदारी करनी है, और जब तक अब 25,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। और अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की और खरीदारी करना चाहते हैं, तो अब आपके टारगेट पिछले हाईज
जो कि 26,270 है वो नहीं रहेंगे, तो आपके टारगेट बड़े रहेंगे। करीब करीब 26,500 से लेकर 26,700 तक के पोजीशन टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोई डिप मिले तो खरीदारी करें और 25,500 का स्टॉप लॉस लगा लें। और देखिए बैंक निफ्टी ने तो ब्रेकआउट के साइन पहले ही दे दिए थे, और मेरा अभी भी समझना है कि यहाँ से भी करीब करीब 2,000 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी हर डिप पे खरीदारी करनी है जब तक 57,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, और टारगेट आपके बड़े रहेंगे करीब करीब 60,500 के। ठीक है, तो निफ्टी 25,500 का अब लेवल तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत सही। तो निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई से केवल 1% दूर और स्टॉप लॉस आपका 3% दूर, बुरा सौदा नहीं है। और ये मानस सर तो एक अब थोड़ा सा मिड टर्म पूरा आउटलुक दे रहे हैं